गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे संसद के कार्य कंप्लीट हो गए। आज हम पढ़ेंगे संसद में कानून कैसे बनता है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो आज हमें क्या पढ़ना है भाई? संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया या जिसे कहते हैं विधि। कानून बनाने की प्रक्रिया या विधि का शासन कैसे स्थापित होता है, डायसी के अनुसार कैसे कानून बनते हैं। आप देखो, कानून बनाने का जो प्रारंभिक मूल ढांचा है उसे कहते हैं विधेयक। उसे क्या कहते हैं भाई? विधेयक कहते हैं। प्रश्न आता है कई बार, ये विधेयक किसे कहते हैं? तो कानून बनाने का प्रारंभिक जो ढांचा है उस ढांचे का नाम है विधेयक। ठीक है। अब हम बात करते हैं विधेयक ये कितने प्रकार का होता है। तो विधेयक होता है 2 प्रकार का। विधेयक कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है सरकारी विधेयक। नंबर 1 होता है, आपकी किताब में दे रखा है, एक टेबल बना रखी है आपकी किताब में ना। तो एक तो है सरकारी विधेयक और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक टेबल बना रखी है, उसको आराम से पढ़ लेना ना। सरकारी विधेयक किसे कहोगे भाई? सरकारी विधेयक वह विधेयक जो सदन में किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। किसी मंत्री द्वारा लाया गया सदन में विधेयक क्या कहलाता है? सरकारी विधेयक कहलाता है। और यह सरकारी विधेयक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो हो सकता है ये साधारण विधेयक, एक तो इसका क्या कहेंगे हम? साधारण विधेयक हो सकता है। नंबर 2 वित्त विधेयक हो सकता है। और नंबर 3 संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक हो सकता। ये 3 विधेयक हैं सरकारी। सरकारी विधेयक के कितने प्रकार हैं भाई? 3 प्रकार हैं। साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। गैर सरकारी विधेयक किसे कहेंगे? ये आपने पढ़ा किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है। और ये गैर सरकारी विधेयक क्या है? किसे कहोगे गैर सरकारी विधेयक? गैर सरकारी विधेयक का मतलब है किसी संसद के सदस्य द्वारा लाया गया विधेयक। संसद का कोई भी सदस्य यदि कोई विधेयक लाता है उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे, जो मंत्री नहीं हो ऐसे को हम गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। ये 2 प्रकार का है। एक तो साधारण विधेयक ला सकता है, ये साधारण विधेयक ला सकता है जो विधायक ये MP होता है वो, और दूसरा संविधान संशोधन संबंधी विधेयक ला सकता है। संविधान संशोधन संबंधी ये 2 प्रकार के विधेयक हैं। एक साधारण विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन संबंधी विधेयक ये ला सकता है। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक और वित्त विधेयक कानून कैसे बनता है, किस प्रकार ये कानून की प्रारंभिक प्रक्रिया। तो कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले 7 चरणों से गुजरता है। कुल कितने चरण है कानून बनने के भाई? 7 चरण है। पहला है, इसको हम कहेंगे प्रथम वाचन। प्रथम वाचन चाहे सरकारी विधेयक हो, चाहे गैर सरकारी विधेयक हो, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे संविधान संशोधन संबंधी विधेयक हो, सभी विधेयकों का प्रथम जो वाचन है उसे हम प्रथम वाचन कहते हैं। और ये जो प्रथम वाचन है इसे कहेंगे प्रस्तुतिकरण। इसे हम क्या नाम दिया है? प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुत करना। प्रस्तुतिकरण कह दो या प्रस्तुत करना विधेयक को। जैसे मान लो कोई विधेयक लाया जाना है संसद में, लोकसभा में, दोनों में से किसी एक सदन में लाना है। लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया और उस विधेयक को, जैसे अभी चल रहा है ना ये किसानों का, इसी विधेयक की बात कर लें। तो लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, तो कोई भी विधेयक जो है लाने से पूर्व जो विधेयक लाना चाह रहा है MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यदि वित्त चाह रहा है तो वित्त मंत्री की अभी वित्त विधेयक की बाद में चर्चा करेंगे, पहले साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं हम। साधारण विधेयक कानून कैसे बनता है, फिर वित्त विधेयक की चर्चा करेंगे। ठीक है। अब हम बात करें साधारण विधेयक सदन में लाना है, तो एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में
खड़ा होता है और खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता है कि अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक विधेयक सदन में प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दी जाए। ये इसका शीर्षक है, ये इसकी अच्छाइयाँ हैं। शीर्षक का नाम बताएगा कि मेरा जो विधेयक है, इस विधेयक का जो टाइटल है, इसका जो शीर्षक है, इस शीर्षक नाम का ये विधेयक लाया जाए सदन में। इसे कहेंगे प्रस्तुतिकरण। अब अध्यक्ष महोदय जब प्रस्तुतिकरण के बात करेगा तो हाँ या ना में कई जनों से पूछेगा, पक्ष वाले विपक्ष वाले सबसे, जैसे हाँ या ना में जवाब मांगता है कि क्या इस विधेयक पर चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय क्या कहेगा, क्या ये इसके अमुक व्यक्ति द्वारा जो ये विधेयक लाया गया है, इस विधेयक पर चर्चा की जाए। तो लोग एक साथ बोलेंगे हाँ की जाए, क्योंकि कोई भी विधेयक का प्रारंभिक जो चरण होता है, इस प्रारंभिक चरण में कभी फेल होता ही नहीं, क्योंकि सब के सब लोग एक साथ ही कहते हैं हाँ चर्चा की जाए। यदि वो तो जब गलत है तब पता कब चलेगा उसका गलत है, तो जब उस पर चर्चा करेंगे, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उस पर चर्चा होगी, तब पता चलेगा ना। इसलिए पहला जो वाचन होता है प्रस्तुतिकरण, उसमें क्या होता है भाई, एक व्यक्ति जो विधेयक लाया जाना है वो अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगता है और अनुमति मांगकर सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की बात करता है। ये हाँ ना में उस पर विचार होता है और हाँ ना में विचार होने के बाद में अध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक को प्रस्तुत कर दिया जाता है या उसको सदन में रख दिया जाता है और उसकी अगली तारीख दे दी जाती है। जैसे आज 18 दिसंबर है, जैसे 5 दिन बाद में की तारीख दे दी कि 5 दिन के बाद में इसका प्रस्तुतिकरण तो हो गया। और कौन सा वाचन होगा इसका, द्वितीय वाचन होगा इसका। क्या होगा इसका, द्वितीय वाचन होगा। अब बात कर लें हम द्वितीय वाचन की। द्वितीय वाचन में उस विधेयक की एक एक प्रतियां, जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, नाम जो है, क्या क्या इसमें होना है, क्या क्या ये प्रारूप बनेगा, किस प्रकार ये लागू होगा, ये पूरी चीज़ उसमें लिखी हुई मिलेगी। एक एक प्रतियां सभी सांसदों को बांट दी जाती है और उस पर चर्चाएं चालू हो जाती है। चर्चाएं चालू होती है, पक्ष वाले बताएंगे उसकी अच्छाइयाँ कि इस विधेयक से ये लाभ हो जाएगा, इससे ये लाभ हो जाएगा, पूरी की पूरी अच्छाइयाँ बताएंगे। और विपक्ष वाले क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। विपक्ष वाले कहेंगे नहीं, ये विधेयक पारित होते ही तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ तो क्या होते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, हमें तो विरोध करना है क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं इसलिए विरोध करना है। तो कुछ तो क्या करते हैं, विरोध के लिए विरोध करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो विरोध के लिए विरोध नहीं करते, वो वास्तविकता का साथ देते हैं कि वास्तव में क्या है। तो उस पर विचार मंथन होगा, चर्चाएं होंगी, बहस होगी, गर्मा गर्मी भी होगी, कुर्सियां भी फेंकी जाए। यानी जितना विवाद होता है, जो सर्वाधिक जो विवाद होता है वो किस में होता है, द्वितीय वाचन में। वाद विवाद जो होता है वो द्वितीय वाचन में होता है। और द्वितीय वाचन में कोई फैसला नहीं होता, फैसला होगा ही नहीं किसी विधेयक पर, क्योंकि पक्ष वाले उसे पारित करवाना चाहेंगे और विपक्ष वाले उसे रोकने का प्रयास करेंगे कि यह विधेयक यदि पारित हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो तो क्या इसको रोकने का प्रयास करते हैं। अब द्वितीय वाचन के बाद में इसको एक समिति स्तर बनाई जाती है। सामान्यतः यदि कोई फैसला नहीं होता तो इसको समिति को सौंप दिया जाता है, जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उसके जानकार होते हैं। उसे द्वितीय वाचन में बहस होने के बाद प्रत्येक धारा पे बहस हो गई और प्रवर समिति या जो अन्य प्रकार की कोई समिति बनाई है उस समिति को वह विधेयक सौंप दिया जाएगा। अब समिति में क्या होगा, उसमें पक्ष के लोग भी होंगे, विपक्ष के लोग भी होंगे, जानकार लोग भी होंगे। संख्या में क्या होंगे, कम होंगे। अब एक तो 545 बैठे हैं, एक संख्या में मान लो 15 बैठे हैं, तो 15 आराम से बात करेंगे, उस पर पूरा विचार मंथन करेंगे, उस पर गहनता से अध्ययन करेंगे कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, क्या क्या इसमें सुधार होने चाहिए। ये पूरा का पूरा उस पर वो क्या करेंगे, आकलन करेंगे कि इस पर कितना सुधार की जरूरत है, सुधार हो तो कैसा हो। ये सब का काम किसका है, इसका द्वितीय वाचन में। पूरी ये प्रवर्ष जो समिति स्तर होता है, इस समिति में पूरा विचार मंथन करेंगे और विचार मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्टों सहित सदन को वापस भेज देंगे। उसके बाद उसमें दोबारा चर्चा होगी। उसमें मानना नहीं मानना वो सदन का काम है, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। अपनी बात है कि इसमें ये परिवर्तन होने चाहिए, ये चीज़ें नहीं जुड़नी चाहिए, ये चीज़ें हटनी चाहिए, जो भी वो अपनी बात कह देंगे। लेकिन मानने का नहीं मानने का वो तो सदन का काम है। उसके बाद में द्वितीय वाचन के बाद में उस पर दोबारा बहस होगी और उसके बाद में जो बहस है उसमें हाथ खड़े करवा लिए जाते हैं कि ये विधेयक पारित होना चाहिए क्या, हाँ ना में जवाब ले लिए जाते हैं और उसके बाद में इसकी अगली तारीख दे दी जाती है, जिसको तृतीय वाचन कहते हैं। इसके बाद में इसमें कौन सा हो गया भाई, तृतीय वाचन हो गया। तृतीय वाचन, अब तृतीय वाचन होगा
तृतीय वाचन में क्या होगा, केवल संविधान में कोई अशुद्धि है, लिखने में कोई है, उसके टाइटल में कुछ है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, बाकी संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होता और सबसे शांत माहौल रहता है इसमें। उसको पूरा रीड किया जाता है, विषय विशेषज्ञों द्वारा रीड किया जाता है। यदि इसमें कोई संशोधन करना है केवल टाइटल में या कोई लिखा हुआ शब्द है इसकी शुद्धियों में कि अशुद्ध लिखा गया, उसमें जो परिवर्तन करना है वो काम तो हो सकता है इससे, और जो शेष भाग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद इस विधेयक पर क्या होंगे भाई, वोट डाले जाएंगे। यदि वोट उपस्थित है मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक ज्यादा है, मान लो उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य 500 हैं तो 251 विधेयक के पक्ष में हो गए तो वह विधेयक एक सदन में पारित मान लिया जाएगा। और ये जो वोट डलवाने का काम है वो कौन करेगा भाई, अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष के कार्य हम पढ़ेंगे ना, उस दौरान अध्यक्ष का ये काम है कि वो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की बैठकों में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, किसी मंत्री को या किसी व्यक्ति को सदन में बोलने का समय देता है, और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसकी जांच भी लोकसभा अध्यक्ष करता है, और किसी विषय पर कोई विवाद है या किसी विषय पर कोई मतदान करवाना है तो मतदान करवाने का काम भी अध्यक्ष का होता है। देखो एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली बात है आपको कि विधेयक जो इसका अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि दोनों में बराबर मत आ जाएं, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाएं, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है भाई, लोकसभा अध्यक्ष को है। बराबर मत आने की स्थिति में निर्णायक मत वो देता है। यदि मान लो ये विधेयक पारित हो गया 251 सदस्य द्वारा पारित होने के बाद में इसको भेजा जाएगा भाई द्वितीय सदन में। इसको किस में भेजा जाएगा, द्वितीय सदन में, और द्वितीय सदन इस पर गहनता से विचार करेगा। गहनता का मतलब एक एक बिंदु पर इस पर विचार करेगा वो, और एक एक बिंदु पर विचार करने के बाद में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, समिति स्तर पूरा हो गया, और उसके बाद यदि वो भी पारित कर देता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही कोई विधेयक कानून बन गया। ये तो साधारण प्रक्रिया। अब मान लो कि इस सदन ने तो, लोकसभा ने तो पारित कर दिया, राज्यसभा है वो पारित नहीं कर रही है। एक चीज तो ये, पहले तो हम यहां पढ़ते हैं कि लोकसभा किसी विधेयक को पारित कर रही है और राज्यसभा यदि पारित नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। दोनों सदनों की क्या बुला सकता है भाई, संयुक्त बैठक बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, 108 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, संयुक्त बैठक बुला सकता है। अब देखो संयुक्त बैठक की बात करें हम तो लोकसभा की सदस्य संख्या तो 545 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। टोटल कितनी हुई, 5 और 5 10 की शून्य हासिल 1, 4 और 4 8 1 9 और 5 और 2 790, और 790 में आधे से ज़्यादा चाहिए, आधे से ज़्यादा ही चाहिए ना, तो 6, ये 3 दूनी 6, 19 ये तो 9 दूनी 18 और 1 90 5, 395 सदस्य, और ये सदस्य संख्या कितनी है, 500 सदस्य। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकसभा जो है अपने फेवर में किसी विधेयक को पारित करवा सकती है। क्यों करवा सकती है भाई, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से कम है, ज्यादा है, अधिक है, इसलिए लोकसभा किसी भी विधेयक को अपने पक्ष में पारित करवा सकती है। संयुक्त बैठक, एक बात और ध्यान रखना भाई, संयुक्त बैठक है वो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर कतई नहीं हो सकती, और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक की जरूरत नहीं पड़ती। अब मान लो एक काम तो ये यहां समस्या ये आपकी, दूसरी एक और समस्या आती है, और वो समस्या ये है, मान लो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है और उस पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, उसके पास अधिकार है। यदि वो विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया गया संशोधनों सहित, अब उस पर दोबारा शुरू से विचार होगा, और यदि दोनों सदनों में दोबारा उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। यह था आपका साधारण विधेयक। कानून कैसे बनता है, वित्त विधेयक की बात करें, कानून कैसे बनता है, तो वित्त विधेयक है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा में लाया जा सकता, पहली बात तो राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता।
और लोकसभा में पारित होने के बाद में विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उस पर 14 दिन तक विचार कर सकती है और 14 दिन में यदि वो पारित नहीं करती है तो स्वतः पारित मान लिया जाता है। ये था राज्य और संविधान संशोधन की बात करें तो जिससे पहला वाला है वो सेम टू सेम संविधान संशोधन विधेयक। ये है कानून बनाने की प्रक्रिया। बाकी हम कल पढ़ेंगे।